हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग बर्ड। तो हम लोग शुरू करते हैं। और ये चैप्टर जो शुरुआत होती है व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो हम लिविंग को पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में बहुत डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमें पता है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, we simply understand that what living is opposed to the non living, means non living और living organism एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। ग्रोथ, लिविंग के अंदर ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। रिप्रोडक्शन, लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म, लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मींस ऑल सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। कॉन्शियसनेस, लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस होगी, जबकि नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होगी। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव cellular organization, means they are made up by the cells, but non-living organisms don't have cellular organizations. So this we can say simply living organisms and non-living organisms are opposite to each other. तो सारे फीचर हम यहाँ देख रहे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment, metabolism, ability to self replicate, self organize and interact. But what is the difference between the defining property and property? हम यदि यहाँ कोशिश करें इस टेबल को देखने की, तो इस टेबल को आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पहली प्रॉपर्टी हमारी है ग्रोथ। मैंने कहा कि जो फीचर हमारा है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पौधा है, प्लांट है, समय के साथ विद टाइम ये प्लांट ग्रोथ करेगा। और यहाँ एक रेत का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, जो समय के साथ वो भी ग्रोथ करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्रोथ लिविंग तो करते ही हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं। हमने कहा यस, जैसे सैंड ड्यून्स, रेत के टीले आप देखेंगे रेगिस्तान में बन जाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है लिविंग की, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज ग्रोथ में अकर इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ओके, अब यहाँ लास्ट कॉलम में आप देखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है सीन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप यदि देखें, लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, मींस बाहर से ग्रोथ करेंगे नॉन लिविंग। सो इसीलिए जो हमारा ग्रोथ पहला फीचर है वो कैरेक्टरिस्टिक तो है, प्रॉपर्टी तो है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो दूसरा हम देखने की कोशिश करते हैं, सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्शन। Second is the reproduction. What do you mean by the reproduction? That means production of progeny of same kind. अब आप यदि ध्यान से देखें लास्ट कॉलम को, हम यदि लास्ट कॉलम को देखने की कोशिश करें, तो इन्होंने कहा है that seen in the living organisms reproduction करते हैं, but some exceptions are seen such as the infertile human couples. हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल्स होते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। म्यूल्स, अब देखते हैं, खच्चर कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। स्टेराइल वर्कर बी, जो हनी बी की पॉपुलेशन होती है उसमें जो वर्कर्स होते हैं, दे आर द स्टेराइल एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। ओके, सो हमने देखा कि यहाँ पे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन।
थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को हम लोग देखने की कोशिश करें. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द लिविंग सिस्टम, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म. इन्होंने स्लाइड में लिखा है सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी. एंड दीज metabolic reactions, all the biochemical reactions are seen in all unicellular organism as well as in multicellular organism. So we can say simply this is the defining property of the living organism. This is the defining property of the living organism. Next, consciousness. Consciousness means ability to respond to external stimuli, and this is also the defining property. Why it is the defining property? That seen in all unicellular as well as the multicellular organism. तो ये हम देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस यूनिसेलर के अंदर भी होगी. दे आर एबल टू रेस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, as well as multicellular organisms are also able to respond to their external environment. And only humans is self-conscious. So we can say simply consciousness is the defining property of the living organism. Next is the cellular organization. यदि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द multicellular organism. So this is also the defining property. This is also the defining property of the living organisms. तो हमने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करेक्टरिस्टिक तो है, प्रॉपर्टी तो है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. Metabolism, consciousness and cellular organizations are the defining property of the living organisms. Next हम जानने की कोशिश करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड. तो यहाँ पे हमारा टाइटल है डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड. और यदि हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड को देखने की कोशिश करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड? तो आपको पता होगा अर्थ पे वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी ऑफ एनिमल, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिलता है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अर्थ पे कितने तरीके के प्लांट मिलेंगे. आई वॉन्ट टू नो द टाइप ऑफ प्लांट. तो आप कहेंगे शायद मिलियन में. मैंने कहा यस. सो दिस डाटा इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग द बायोडाइवर्सिटी, मीन्स लिविंग बर्ड इज सो डाइवर्स. सो हाउ वी कैन डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी? So biodiversity is the number and types of organisms present on earth. मैं आपसे कहूँ टोटल अर्थ पे टोटल कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो हमारी 12th की एनसीईआरटी कहती है 7 मिलियन. 7 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, बट ओनली 1.7 to 1.8 million species are known and described. 7 मिलियन टोटल स्पीशीज होती हैं यदि हम बात करें, और उन 7 मिलियन स्पीशीज में से हम देखें तो केवल अभी हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ही नोन है और उनको डिस्क्राइब कर पाए हैं. मीन्स नोन स्पीशीज का नंबर 1.7 to 1.8 मिलियन, जबकि जो अभी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, अननोन स्पीशीज हैं, उनका नंबर हमारा 5.2 to 5.3 मिलियंस है. मीन्स अननोन स्पीशीज का नंबर इज कहीं ज़्यादा है, मच मोर देन द नोन स्पीशीज, देन द डिस्क्राइब्ड रेंज. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यदि हम बात करें, अब आपने देखा होगा एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो
एज लोकल नेम्स वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखेंगे यदि हम लोकल नेम्स की बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम बायोलॉजी के अंदर किसी भी लिविंग और इंडिविजुअल को हम साइंटिफिक नेम क्यों अलॉट करते हैं? व्हाट इज़ अ पर्पस टू अलॉट द साइंटिफिक नेम? व्हाट इज़ अ पर्पस टू अलॉट द बायोलॉजिकल नेम टू ईच एंड एवरी लिविंग इंडिविजुअल? मैं आपसे पूछता हूँ, ओनियन को हम हिंदी नेम में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे शायद प्याज। मैं कहूँगा प्याज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे ओनियन। हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, यानी कि भारत के अंदर प्याज के 22 नेम से ज़्यादा हैं। यदि हम वर्ड में बात करें तो चाइनीज़ लैंग्वेज है, जर्मन है, फ्रेंच है। तो यानी कि दिस सिचुएशन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न. So what option we have actually? So we are going to allot the biological name or the scientific name to each and every living individual for the uniformity. So इसीलिए हम कहते हैं कि हम बायोलॉजी के अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल नेम या हम साइंटिफिक नेम अलॉट करते हैं। और यदि ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं दिस विल रिमूव द कन्फ्यूजन्स। ओके, तो वी आर अलॉटिंग द साइंटिफिक नेम्स। इन्होंने यहाँ लिखा है एज लोकल नेम्स वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देर इज़ ए नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब हम साइंटिफिक नेम अलॉट करेंगे, दिस इज नोन एज द nomenclature. When we allot the scientific name to an individual, this is known as the nomenclature, means giving the allotting the scientific name. So क्या हम डायरेक्ट उसको nomenclature कर दें, डायरेक्ट नेमिंग दे दें? नहीं। बिफोर nomenclature the identification should be done. Before nomenclature आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन, यानी कि हम उसको नॉमनक्लेचर करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू अलॉट द साइंटिफिक नेम्स, तो साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। If we are talking about the plant names, there is an organization that is ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. For animals, there is an international code for zoological nomenclature. So you have to remember the full name or the extended form of ICBN and ICZN. हमने यहाँ कहा कि ICBN means International Code of Botanical Nomenclature and ICZN is an International Code of Zoological Nomenclature. So first one is for the plants and second one is for the animal. अब ये जो accepted नेमिंग सिस्टम है, एक्चुअली ये प्रपोज किसने किया था यदि हम बात करें? सो द मोस्ट एक्सेप्टेड नेमिंग सिस्टम was given by the Carolus Linnaeus. तो Carolus Linnaeus give the binomial nomenclature. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है यदि मैं बात करूं? देखिएगा यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है जीनस एंड स्पीशीज। एवरी बायोलॉजिकल नेम हैव जीनस एज वेल एज द स्पीशीज, मीन्स वो दो वर्ड से मिलके बनेगा। फर्स्ट को हम कहेंगे जीनस और सेकंड को हम कहेंगे स्पीशीज, और यही होता है हमारा बायोलॉजिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. Binomial nomenclature was given by the Carolus Linnaeus. Please remember it. Binomial nomenclature was given by the Carolus Linnaeus. ओके, जैसे हम यहाँ कहते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका. तो ये दोनों वर्ड मिलके मैंगो का साइंटिफिक नेम बनाते हैं. दिस इज मैंजीफेरा, दिस इज इंडिका. मैंजीफेरा is the genus and indica is the species, and the name is Mangifera indica. So when we are going to write the scientific name, there are certain rules are given and we have to follow these rules.
while we are writing the scientific name. What are these rules actually? ये rules है क्या, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं. The first one is the genus starts with the capital letter. आपने देखा कि मैंजीफेरा को हमने कैपिटल M से लिखा है. मैंजीफेरा को हमने कैपिटल M से लिखा है. Means genus starts with the capital letter. Okay. इसके अलावा सेकेंड रूल हमारा है व्हेन वी आर राइटिंग द स्पीशीज. यदि हम स्पीशीज की बात करें, यदि हम स्पीशीज को देखें तो द फर्स्ट लेटर इज द स्मॉल. आप इंडिका को आप देखिएगा, इंडिका मीन्स आई यहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो द स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर. द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज स्मॉल. तो ये तो हमने देखा. बाकी थर्ड रूल हमारा क्या है, द साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक. इटैलिक आप समझते होंगे, व्हेन वी आर टाइपिंग द साइंटिफिक नेम तो कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंड. तो इटैलिक का मतलब है जब हम लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो वो टिल्ट हो जाता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ इटैलिक. तो जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो द साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड, द साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक. इटैलिक में हम लिखेंगे. साइंटिफिक नेम हमेशा टिल्टेड लिखा जाता है. जैसे मैंजीफेरा आप देख रहे हैं टिल्टेड है, इंडिका टिल्टेड है. एंड रिटन शुड सेपरेटली, मीन्स मैंजीफेरा और इंडिका के बीच में स्पेस होगा. ओके. यदि हम हैंड रिटन लिखेंगे, यदि हम कंप्यूटर पे टाइप नहीं करते हैं और हाथ से यदि लिखते हैं कॉपी में या पेपर पे, तो हम जीनस और स्पीशीज को दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट रूल है, नेम ऑफ ऑथर शुड बी एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इन द एब्रीविएटेड फॉर्म. कैसे? हम पहले जैसे मैंगो का नेम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तो इंडिका के बाद हम LINN डॉट, मीन्स दिस इज अ एब्रीविएटेड फॉर्म एंड दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द लीनियस. लीनियस मीन्स क्योंकि लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. ओके. अब ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि एक्चुअली साइंटिफिक नेम इज रिटन इन विच लैंग्वेज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज साइंटिफिक नेम्स. तो दे आर जनरली इन लैटिन. तो लैटिन वेटिकन सिटी की हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, वेटिकन सिटी की, वहाँ से इसको लिया गया है. साइंटिफिक नेम ऑलवेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन. ओके, ये ध्यान रखिएगा. आगे हम यदि बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन. थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस, क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. यदि हम किसी भी चीज़ को कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुप्ड करें, दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज अप्लाइड ईच एंड एवरीवेयर. इस कैटेगरी के लिए साइंटिफिक टर्म जो होता है दैट इज टेक्सा. तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी आर टेक्सा. तो आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी. द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी इज द टेक्सा. ओके. तो मैं आपसे पूछता हूँ टेक्सा, डॉग एक कैटेगरी है या टेक्सा है? तो आप कहेंगे डॉग एक टेक्सा है, कैट एक टेक्सा है, मैमल टेक्सा है, प्लांट एक टेक्सा है. ओके. सो दीज आर द टेक्सा, नॉट द कैटेगरी. साइंटिफिक टर्म हम टेक्सा कहेंगे. हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक all the living organisms can be classified into different taxa. Yes. Hence, based on the characteristic, all the living organisms can be classified into different taxa, and this is known as the taxonomy. Means branch of classification. Branch of classification is known as the taxonomy. Taxa क्या है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं. Taxa can indicate category at very different level. Example, animal and mammal,
एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल। अब यहाँ एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? यदि हम टैक्सोनॉमी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि टैक्सोनॉमी के साथ साथ यदि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जोड़ दें तो हम इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। हम इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। ओके, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, process and ecological information are the basis of modern taxonomical studies। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है this is basis of taxonomy, so you have to remember these are the 4 steps and these are the basics of taxonomy। First is characterization, second is identification, third is classification and fourth one is the nomenclature। तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होगा फर्स्ट टाइम, ओके, पहली बार जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, वो डिस्कवर्ड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट्स नोट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज नोन एज द कैरेक्टराइजेशन। तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन करेंगे, दिस इज नोन एज द कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन, मीन्स कैरेक्टर स्टडी करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस ग्रुप या किस टेक्सा को बिलोंग करता है। थर्ड इज द क्लासिफिकेशन और लास्ट में हम उसको देंगे नॉमेनक्लेचर, मीन्स बायोलॉजिकल नेम और द साइंटिफिक नेम। तो दीज आर द basics of the taxonomy and you have to remember characterization, identification, classification and nomenclature। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, यदि आप देखें तो ये कहता है कि व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अभी हमने डिस्कस भी किया था व्हाट आर द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन के जो हमारे अंदर ईच स्टेप है हम उसको कहते हैं बेटा कैटेगरी। और कैटेगरी तो नॉन लिविंग के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन रैंक इज ओनली यूज्ड फॉर द लिविंग। द साइंटिफिक टर्म फॉर द कैटेगरी इज द रैंक। ओके, यदि हम इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को एक ऑर्डर में अरेंज करें तो वो क्या बनेगी? दैट इज नोन एज द taxonomical hierarchy। So as it is a part of taxonomy, hence called taxonomical category, and all category constitute the taxonomical hierarchy। हम आगे डायग्राम के थ्रू taxonomical hierarchy को देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हमारी 7 taxonomical category हैं जिसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम से शुरू होगा, दैट इज अ लार्जेस्ट कैटेगरी, और हम स्पीशीज, दैट इज अ स्मॉलेस्ट कैटेगरी। जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले स्पीशीज स्मॉलेस्ट और उसके बाद हम लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, आप देखिएगा, दिस इज द किंगडम हेयर एंड दिस इज द स्पीशीज। स्पीशीज is the smallest taxonomical category and kingdom is the largest taxonomical category। यदि हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं लिविंग इंडिविजुअल्स के वो डिक्रीज होंगे। क्यों? मैंने कहा मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इज द स्पीशीज, तो मैंगो के अंदर फीचर्स सिमिलर होंगे एक दूसरे मैंगो के साथ। जैसे मैं कहूँ पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस एक स्पीशीज़ है टाइगर की, तो टाइगर की सिमिलरिटी टाइगर के साथ ज़्यादा होगी। हम यदि देखें टाइगर की फीचर्स लॉइन के साथ, जैसे पैंथेरा लियो, तो कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे। यदि हम टाइगर के कैरेक्टर्स को कैट के साथ, यानी कि हम कैट के साथ मैच करेंगे तो कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे। मीन्स व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम टैक्सोनॉमिकल when we are moving from species to kingdom common character decreases। और यदि किंगडम से हम स्पीशीज़ की तरफ आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स हमारे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, देयर इज हाउ मैनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज?
दे आर द 7 कैटेगरीज। अभी जो मैंने आपको ओरली डिस्कस किए, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, दिस विल बी द ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। साइंटिस्ट ने इसके अलावा कुछ सब कैटेगरी भी दी हैं, दे आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट्स। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम एंड ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने कहा हमारा जो हर एक रैंक है या हर एक टैक्सॉन है या हम जिसको कैटेगरी कहते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब इसको यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को यदि हम देखें तो दिस इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे नीचे की तरफ स्पीशीज है और सबसे ऊपर की तरफ हमारा किंगडम है। तो मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक भी आपको बताई थी, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। जीनस स्मॉलेस्ट, उसके बाद हमारा स्पीशीज स्मॉलेस्ट, उसके बाद हमारा जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास और क्लास के बाद फाइलम और फाइलम के बाद डिवीज़न। एनिमल के लिए फाइलम वर्ड यूज़ होगा जबकि प्लांट के लिए डिवीज़न वर्ड यूज़ होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ हमने 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी हमें दिख रही हैं। यहाँ पे हम देखें, मैंने कहा स्पीशीज स्मॉलेस्ट एंड द किंगडम इज़ द लार्जेस्ट, एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम, तो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्पीशीज में या फिर किंगडम में? प्लीज़ गिव द रिप्लाई। सो स्पीशीज हैव द लार्जेस्ट सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स स्पीशीज के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, जब हम जीनस की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे। यदि हम फैमिली में देखेंगे तो और कॉमन कैरेक्टर्स हमारे डिक्रीज होंगे और किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ओके, तो स्पीशीज है क्या? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन all the taxonomical category. So first of all, the species. What is a species? Species is the smallest taxonomical category, means the group of individuals which have similar fundamental properties, similar fundamental features, which can interbreed and which are able to fertile offsprings. So this is the definition of the स्पीशीज। जैसे हमने कहा सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो तो ह्यूमंस का जीनस है, लेकिन सैपियंस क्या है? दिस इज अ स्पीशीज ऑफ द ह्यूमंस। ओके, तो मैं आपसे कहता हूँ ह्यूमन के का जो ग्रुप है वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव द कॉमन फीचर्स, क्योंकि हम सबके अंदर कॉमन फीचर्स है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक हैं, 2 आँख हैं, है ना, एक फेस है। तो वी हैव कॉमन फीचर्स, वी आर एबल टू interbreed and we are able to produce fertile offsprings. So all the humans belongs to the same species and the species is a sapiens. Okay, अब यदि हम देखें जीनस, जीनस के अंदर हम देखेंगे, हम कहेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। हम यदि जीनस की डेफिनेशन देखें क्या होगी? बस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज द जीनस। फैमिली की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा मीन्स जीनस। ऑर्डर का होगा तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, तो रिलेटेड फैमिलीज, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज नोन एज द ऑर्डर। क्लास, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम या डिवीजन, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो आप देख रहे हैं रिलेटेड और क्लास इज नोन एज द फाइलम ऑफ ऑब्लिक डिवीजन। फाइलम इज यूज्ड फॉर द एनिमल एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर द प्लांट। एंड फाइनली द लास्ट वन इज द किंगडम, द ग्रुप ऑफ सिमिलर phylum, related phylum, and the group of related division is known as the kingdom.
So this is the definition of all the taxonomical categories. You have to remember. This is very easy, I think. अब यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे वही चीज़ जो पीछे लिखी थी, आप देखिएगा वही चीज़ यहाँ वापस से लिखी है. ये हमारी 7 taxonomical कैटेगरी हैं, and all these 7 taxonomical categories are written here from species to kingdom, and they are all arranged in the ascending order. कुछ एग्जाम्पल यहाँ हमारे दिए हैं, जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट. मैंगो का साइंटिफिक नेम आपको याद करना है, सॉरी मैन का होमो सैपियंस, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका एंड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम. मैंने कहा था साइंटिफिक नेम जब बनेगा तो पहला जो वर्ड होगा वो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो होगा वो हमारा स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा. तो आप देखेंगे जीनस मैन का क्या है, द जीनस इज होमो, द जीनस इज होमो. इसके अलावा हाउस फ्लाई का जीनस देखिएगा मस्का, मैंगो का देखिएगा मैंजीफेरा एंड वीट का देखिएगा ट्रिटिकम. सो दीज आर द जीनस. इसके अलावा यहाँ पे फैमिली मेंशन है. दिस इज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, इनकी फैमिली क्या है, दिस इज रिटन हियर. फैमिली में हम यदि देखें तो मैन की होमोनिडेई है ना, मसीडेई हाउस फ्लाई की. देन हम यदि देखें तो पोएसी, वीट की हमारी फैमिली है पोएसी. अब आप देखिएगा यहाँ यदि गौर करें, हम ध्यान से देखें तो एनिमल्स की फैमिली के अंदर जो सफिक्स लगेगा वो होगा आई डी ए ई. जैसे आप देखेंगे होमोनिडेई के जो लास्ट के 4 वर्ड हैं आई डी ए ई. जैसे हाउस फ्लाई की फैमिली है मस्कीडिएई, मीन्स आई डी ए ई. तो आई डी ए इज द सफिक्स विच इज यूज्ड इन द एनिमल फैमिली. जबकि प्लांट की फैमिली की हम बात करें तो प्लांट की फैमिली का जो सफिक्स होगा वो ए सी ई ए. जैसे मैंगो के लास्ट में आप देखेंगे जो फैमिली है, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ए सी ए ई. जैसे आप देखेंगे पोएसी तो ए सी ए ई पोएसी. दिस इज द सफिक्स यूज्ड फॉर द प्लांट फैमिली. इसके अलावा हमारा ऑर्डर है, क्लास है और फाइलम ऑब्लिक डिवीज़न मेंशन है. तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड में हम यदि देखें तो यहाँ अगेन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज मेंशन हैं. और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम देखें तो कैटेगरी इसके एक तरफ एनिमल्स और दूसरी तरफ प्लांट को मेंशन किया गया है. एंड वी आर गोइंग टू फॉर द कंपैरेटिव बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल. कैसे कैटेगरी डिसाइड की जाती हैं, हम कैसे इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम एनिमल का डिस्कशन करेंगे. एनिमल का डिस्कशन यदि हम करें तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारा 3 एग्जाम्पल यहाँ है, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस. और ये हमारे सामने है स्पीशीज़. तो लियो मीन्स ये लॉइन की स्पीशीज़ है, टिग्रिस मीन्स ये टाइगर की स्पीशीज़ है, पार्डस मीन्स ये लेपर्ड की स्पीशीज़ है. अब आप देखिएगा लियो, टिग्रिस एंड पार्डस तीनों के तीनों का जीनस सेम है, मीन्स पैंथेरा. ओके, मीन्स यदि हम बात करें तो साइंटिफिक नेम बना लॉइन का पैंथेरा लियो, टाइगर का बना पैंथेरा टिग्रिस और हमारा पैंथेरा पार्डस लेपर्ड. मीन्स तो ये हमने देखा कि लॉइन, टाइगर और लेपर्ड का तीनों का जीनस सेम है. तीनों का जीनस, यदि आप लॉइन, टाइगर और लेपर्ड में यदि फीचर देखेंगे तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर.
and they are unable to produce the fertile offspring when they are interbreeding ही नहीं कर सकते पहली बात, तो that's why they are belongs to the same genus. तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा फैलिस. फैलिस कौन है? बिल्ली, कैट. फैलिस और पैंथेरा, यदि मैं आपसे कहूँ शेर और बिल्ली में कुछ सिमिलैरिटी है, या हम कह सकते हैं शेर, चीता, लेपर्ड एक ग्रुप हुआ और इनकी तीनों की सिमिलैरिटी है क्या फैलिस के साथ, बिल्ली के साथ? तो हम कहेंगे यस. तो क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड. तो फैलिस और पैंथेरा रिलेटेड जीनस हैं, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एंड द फैमिली इज द फैलिडेई. फैलिडेई. तो फैलिस एंड पैंथेरा आर द रिलेटेड फैमिली, दैट्स वाई रिलेटेड जीनस, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने कहा कार्निवोरा, फैलिडेई एंड द कैनिडेई. तो कैनिडेई और फैलिडेई, इन दोनों फैमिलीज़ को हम देखें तो दे आर रिलेटेड फैमिलीज़ एंड द रिलेटेड फैमिलीज़ फॉर्म द ऑर्डर, सेम ऑर्डर, मीन्स द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नोन एज द ऑर्डर. तो इन दोनों का ऑर्डर क्या बनेगा? द ऑर्डर इज कार्निवोरा. अब आप देखिएगा प्राइमेटा, यदि आप देखें प्राइमेटा और कार्निवोरा रिलेटेड ऑर्डर एंड द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज द क्लास. तो यहाँ पे हमारी क्लास बन गई मैमेलिया. अब एप्स और मैमल्स हम यदि देखें, दीज आर द रिलेटेड क्लास एंड द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज नोन एज द फाइलम. तो हमारा बन गया कॉर्डेटा. और यदि हम ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम देखें जैसे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? किंगडम, दैट इज एनिमेलिया. तो इस तरीके से इन कैटेगरीज की डेफिनेशन निकल के आती है. स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमें याद करनी है और उसके बाद जब हम जीनस की देंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. जब हम फैमिली की डेफिनेशन देंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. जब ऑर्डर की डेफिनेशन देंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली. जब क्लास की डेफिनेशन देंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर. सो दिस इज़ अ वे टू डिफाइन. ओके, अब हम यदि बात करें इसी तरीके से प्लांट के एग्जाम्पल्स हम देखें, हमारे सामने प्लांट के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, और ट्यूबरोसम, निग्रम एंड मेलोजिना. तो आप देखेंगे दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस, दैट इज सोलेनम. ये बिलोंग करते हैं सोलेनम को. ओके, और मैंने कहा चूंकि इनमें सिमिलरिटी है, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस. अब मैं आपसे कहता हूँ सोलेनम और धतूरा, पिटूनिया में क्या सिमिलरिटी है? हमने कहा हाँ कुछ तो सिमिलरिटी होगी, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एंड द फैमिली इज सोलेनेसी. अब सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में कुछ सिमिलरिटी है, हमने कहा यस, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम ऑर्डर, दैट इज पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स एंड सैपेंडेल्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, दैट्स वाई दे बिलोंग्स टू द सेम क्लास, मीन्स डाइकोटिलीडन्स, मीन्स बोथ फैमिलीज हैव द टू कोटिलीडन. एंड dicotyledon and monocotyledon class have some similar features, similar phylum, that is angiosperma. और angiosperm और gymnosperm जब मिलेंगे they will constitute the plant kingdom. So this is a way. अब यहाँ पे हमारा systematics and taxonomic difficulties. यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था the word systematics is derived from the Latin word that is systema, which means the systematic arrangement of organisms. तो ये systematic word कहाँ से derived है? From the Latin word systema. और इस Latin word systema का क्या means है? Systematic arrangement of organisms. Okay. इसके अलावा यदि हम देखें, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence the problem of classification becomes more complex. तो क्योंकि जितनी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी छोटी होगी
यानी कि उसमें उतनी ही सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी और उनको पहचानना, उनको एक साथ रखना आसान है। लेकिन जब हम स्पीशीज़ से जीनस की तरफ और जीनस से फिर हम हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलर फीचर घटेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना उतना ही मुश्किल होगा। सो हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे हमारा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग बर्ड ओवर होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।